नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। सरकार और किसान संगठनों का शुक्रवार को अगले दौर की बातचीत का फैसला। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.19% हुई। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप पर नियंत्रण के लिए फिर लॉकडाउन लगाया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल की घोषणा। अर्जेंटीना के जाने माने फिल्म निर्माता पाब्लो सीजर अध्यक्ष होंगे। समाचार प्रभात में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं मुकेश कुमार। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के लिए ये एक महत्वपूर्ण दिन है। उन्होंने कहा कि इस अत्याधुनिक परियोजना का लोगों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। केरल के कोच्चि में एलएनजी टर्मिनल से प्राकृतिक गैस एर्नाकुलम, त्रिशूर, पलक्कड़, मल्लापुरम, कोयिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से होते हुए कर्नाटक के मंगलुरु तक पहुंचेगी। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येडियुरप्पा और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट। कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम है। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 450 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन का निर्माण किया है। यह पाइपलाइन प्रतिदिन 12 मिलियन मीट्रिक घन मीटर प्राकृतिक गैस पहुंचाने की क्षमता रखती है। 3000 करोड़ रुपए की परियोजना से रोजगार के 12 लाख मानव दिन सृजित हुए हैं। इस गैस पाइपलाइन का बिछाया जाना एक बड़ी इंजीनियरिंग चुनौती थी, क्योंकि पाइपलाइन के मार्ग में 100 से अधिक जलाशय और नदियां पड़ती थी। इसे एक विशेष तकनीक हॉरिजेंटल डायरेक्शनल ड्रिलिंग के जरिए तैयार किया गया। इस पाइपलाइन से पर्यावरण अनुकूल और सस्ते ईंधन की आपूर्ति होगी। इस पाइपलाइन से मार्ग में पड़ने वाले जिलों की वाणिज्यिक और औद्योगिक इकाइयों को भी प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होगी। स्वच्छ ईंधन के उपयोग से वायु गुणवत्ता में सुधार होगा। समाचार कक्ष से विजय लक्ष्मी कासूटिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गुणवत्ता और विश्वसनीयता ब्रांड इंडिया के आधार स्तंभ होने चाहिए। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कल राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन 2021 के उद्घाटन सत्र में प्रधानमंत्री ने यह बात कही। भारतीय वैज्ञानिकों और तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा हासिल की गई सफलताओं की सराहना करते हुए श्री मोदी ने विशेष रूप से देश में तैयार किए गए 2 कोरोना टीकों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में शीघ्र ही विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं 2 मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उद्योग और संस्थानों के बीच बेहतर सहयोग स्थापित करने के सरकार के प्रयासों से देश में कई विश्व स्तरीय अनुसंधान केंद्रों की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत इस समय विश्व नवाचार रैंकिंग में पहले 50 देशों में शामिल है। श्री मोदी ने कहा कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा अन्य विज्ञान संस्थाओं ने वैश्विक महामारी का हल खोज लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट में वैज्ञानिक संस्थाओं की भूमिका देश ने सराहना की है। इन वर्षों में इस संस्थान की अनेक महान विभूतियों ने देश की उत्तम से उत्तम सेवा की है। यहां से निकले समाधानों ने देश का पथ प्रशस्त किया है। सीएसआईआर एनपीएल ने देश के विकास के साइंटिफिक एवोल्यूशन और इवैल्यूएशन दोनों में अपना अहम रोल निभाया है।
श्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के वैज्ञानिकों से देश में छात्रों के साथ अपने अनुभव साझा करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इससे युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में मदद मिलेगी। मैं चाहूंगा कि CSIR के वैज्ञानिक देश के ज्यादा से ज्यादा स्कूलों के साथ छात्र छात्राओं के साथ संवाद करें, कोरोना काल के अपने अनुभवों को और इस शोध क्षेत्र में किए गए कामों को नई पीढ़ी से साझा करें। इससे आने वाले कल में आपको युवा वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी तैयार करने में, उन्हें प्रेरित करने में बड़ी मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए नए मानक विकसित करने होंगे। मापन पद्धति के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे दुनिया में हमारे उत्पादों की विश्वसनीयता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि जरूरत इस बात की है कि न केवल भारत में निर्मित सामानों की मांग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, बल्कि इसकी स्वीकृति को भी बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार ने कल किसानों से संबंधित मुद्दों पर 41 किसान संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 7वें दौर की बातचीत की। बैठक में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल तथा वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश और विभिन्न किसान संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के आरंभ में आंदोलन के दौरान जीवन गंवाने वाले व्यक्तियों के लिए 2 मिनट का मौन रखा गया। श्री तोमर ने कहा कि पिछली बैठक में हुई चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार खुले दिमाग से किसानों के मुद्दों का समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को इसके निराकरण के लिए आगे बढ़ने की आवश्यकता है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री तोमर ने कहा कि सरकार चाहती है किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों पर खंडवार चर्चा करें, लेकिन इस पर कोई हल नहीं निकल सका क्योंकि किसान संगठन इन तीनों कानूनों को रद्द करने पर अड़े रहे। श्री तोमर ने कहा कि सरकार और किसान संगठनों ने मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए 8 जनवरी शुक्रवार को फिर से बैठक करने का फैसला किया है। सरकार और यूनियन दोनों की रजामंदी के कारण ही 8 तारीख की बैठक तय हुई है। इसका मतलब किसानों का भरोसा सरकार पर है और सरकार के मन में किसानों के प्रति सम्मान और संवेदना है। चर्चा जिस हिसाब से चल रही है उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि कुल मिला के किसानों की मान्यता ये है कि सरकार इसका रास्ता ढूंढे और हम सब लोगों को आंदोलन समाप्त करने का अवसर। इससे पहले हुई बैठक में कृषि मंत्री ने किसान नेताओं को आश्वासन दिया था कि सरकार उनके मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण समाधान पर पहुंचने के लिए कदम बढ़ाने की जरूरत है। श्री तोमर ने दोहराया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP और मंडी प्रणाली पहले की तरह जारी रहेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून लाने की किसान संघों की मांग और कृषि उत्पादों की बाजार दरों के अंतर के मुद्दे को गठित होने वाली एक समिति को भेजा जाएगा। कृषि कानूनों को वापस लेने की किसान संगठनों की मांग पर श्री तोमर ने कहा कि इसे भी एक समिति के पास भेजा जा सकता है जो किसानों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए संवैधानिक वैधता और औचित्य का अध्ययन करेगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे के विभिन्न निर्माणाधीन खंडों की समीक्षा की है। बैठक के दौरान श्री गोयल ने कहा कि ये परियोजना जून 2022 तक पूरी कर राष्ट्र को समर्पित करना होगा। रेल मंत्री को इस गलियारे के कुछ खंडों के निर्धारित समय में पूरा करने में रेलवे के सामने आ रही चुनौतियों की जानकारी मिली थी। श्री गोयल ने कहा कि जून 2022 की समय सीमा तक इस परियोजना को पूरा करने के लिए सभी पक्षकारों को एक मंच पर लाने की सभी कोशिशें की जाएंगी। एक रिपोर्ट। भारतीय रेल देश में मालगाड़ियों की तीव्र गति से विशेष आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विशेष माल ढुलाई गलियारे बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 29 दिसंबर को पूर्वी विशेष माल ढुलाई गलियारे के 351 किलोमीटर लंबे न्यू खुर्जा न्यू भावपुर खंड का उद्घाटन किया था। पहले चरण में पश्चिमी गलियारे के 1504 किलोमीटर और पूर्वी गलियारे के 1856 किलोमीटर लंबे मार्ग का निर्माण चल रहा है। इसी के साथ सोननगर दनकुनी खंड के PPP खंड का भी निर्माण चल रहा है। पूर्वी गलियारा लुधियाना के नजदीक शहीनवाल से शुरू होकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में दनकुनी तक जाएगा। उत्तर प्रदेश के दादरी को मुंबई के जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से जोड़ने वाला पश्चिमी गलियारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों से होकर गुजरेगा। समाचार कक्ष से ममता किरण।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सूरत में उधना आई लैब में एक प्रवासी मजदूर प्रकोष्ठ का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर श्री प्रधान ने कहा कि शहर में रोजी रोटी से जुड़ा ये प्रवासी मजदूर प्रकोष्ठ सभी तरह की सहायता और सरकार से मिलने वाले लाभ मजदूरों तक पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि ये प्रकोष्ठ प्रवासी मजदूरों का विस्तृत लेखा जोखा तैयार कर उनकी योग्यता के अनुसार वर्गीकृत करेगा। इससे श्रम शक्ति को संबंधित उद्योगों से जोड़ने में मदद मिलेगी और उनके रोजगार को बढ़ाने के साथ ही मजदूरों का सम्मान भी सुनिश्चित होगा। आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि सूरत नगर निगम ने राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत पहली बार देश में प्रवासी मजदूर प्रकोष्ठ बनाया है। इसका उद्देश्य सूरत नगर में प्रवासी मजदूरों का लेखा जोखा तैयार करना है। इस समय सूरत में 15 लाख से अधिक प्रवासी मजदूर हैं। प्राकृतिक आपदाओं और महामारी जैसी स्थितियों में इनके आंकड़े की जरूरत पड़ती है। नगर निगम के इस प्रवासी प्रकोष्ठ के डेटाबेस में सभी प्रवासी मजदूरों के नाम, पते, मूल निवास स्थान और अन्य विवरण दिए गए हैं। हाल ही में कोविड के कारण लगाए गए लॉकडाउन के दौरान जिला प्रशासन ने इन आंकड़ों की जरूरत पड़ी थी। प्रवासी मजदूरों को सस्ते किराए पर घर उपलब्ध कराने वाला सूरत पहला शहर होगा। सूरत नगर विकास प्राधिकरण ने साचिन में ऐसी 339 आवासीय इकाइयों का निर्माण किया है। आकाशवाणी की वार्षिकी श्रृंखला 2020 के अंतर्गत आज प्रस्तुत है भारत में स्टार्टअप पर एक रिपोर्ट। 2014 में सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार ने नई पहलों को प्रोत्साहन देने के लिए स्टार्टअप्स पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2015 को लाल किले की प्राचीर से अपने भाषण में स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा था कि उनकी सरकार देश के युवा उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए कई कदम उठा रही है। देश भर के युवा स्टार्टअप उद्यमियों और नवाचारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 6 जून 2018 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा था कि स्टार्टअप क्षेत्र में निपुणता के लिए पर्याप्त पूंजी, साहस और लोगों से जुड़ाव जरूरी है। स्टार्टअप इंडिया के माध्यम से अपने कौशल को अवसर से जोड़ा, अपना स्वयं का उद्यम शुरू किया और अपने जैसे और कई युवाओं को रोजगार भी दिया। आप वो युवा हैं जो तरक्की के रास्ते पर एक कदम आगे बढ़े और जिनके बढ़ने से देश नए भारत की ओर 2 कदम आगे बढ़ा है। यह सब उस बदलते भारत की पहचान है जहां हमारा युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, रोजगार देने वाला बन रहा है। इस पहल के लिए कार्य योजना 3 क्षेत्रों सरलीकरण और हैंड होल्डिंग, वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन के साथ उद्योग और शिक्षा जगत के बीच भागीदारी तथा इंक्यूबेशन पर केंद्रित है। हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। भारत ने रोजगार के साथ साथ हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए 40,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स के साथ तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में बदलाव कर दिया है। टियर 1 शहरों से हटकर अन्य स्थानों पर उद्यमिता को बढ़ावा देने में स्टार्टअप इंडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टार्टअप इंडिया अभियान की शुरुआत के साथ ही अब कुल 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 546 जिलों में स्टार्टअप का विस्तार हो गया है। स्टार्टअप नीतियों के जरिए 4,20,000 से अधिक रोजगार दिए गए हैं। स्टार्टअप इंडिया ने अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था में जोखिम पूंजी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए 10,294 करोड़ रुपए का कोष बनाया है। स्टार्टअप इंडिया ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM पोर्टल पर स्टार्टअप्स की खरीद की सुविधा प्रदान की है। इस समय 7,438 स्टार्टअप्स को GEM पोर्टल पर 1,800 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर मिले हैं। ग्लोबल इकोसिस्टम के साथ इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए कोरिया, ब्रिटेन, नीदरलैंड, स्वीडन, पुर्तगाल आदि 11 देशों के साथ सहयोग किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 2017 में स्टार्टअप यात्रा की शुरुआत की थी, जिसमें ग्रामीण और गैर मेट्रो क्षेत्रों को गति मिली और यह राज्यों में जमीनी स्तर पर पहुंच गया है। सौभाग्य कर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा। वित्त मंत्रालय ने वस्तु और सेवा कर GST क्षतिपूर्ति के लिए राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की 10वीं साप्ताहिक किस्त जारी की है। 23 राज्यों को 5,516 करोड़ 60 लाख से अधिक की राशि जारी की गई है, जबकि 483 करोड़ 40 लाख की राशि 3 केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुदुचेरी को दी गई है। इसके साथ ही अनुमानित GST क्षतिपूर्ति की 50% से अधिक राशि विभिन्न राज्यों और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों को जारी कर दी गई है।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। सरकार और किसान संगठनों का शुक्रवार को अगले दौर की बातचीत का फैसला। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.19% हुई। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रिटेन में कोरोना वायरस के नए रूप पर नियंत्रण के लिए फिर लॉकडाउन लगाया। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल की घोषणा। अर्जेंटीना के जाने माने फिल्म निर्माता पाब्लो सेजर अध्यक्ष होंगे। देश में कोविड रोगियों के स्वस्थ होने की दर 96.19% हो गई है। कल 19,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 99,46,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। उपचार करा रहे लोगों की संख्या कुल संक्रमित व्यक्तियों का केवल 2.36% रह गया है। इस समय देश में लगभग 2,43,000 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 16,505 नए रोगियों का पता चला। इसके साथ ही कुल संक्रमित व्यक्तियों की संख्या 1 करोड़ 3 लाख से ज्यादा हो गई है। देश में इस समय कोरोना से होने वाली मृत्यु दर 1.45% है, जो अधिकांश देशों की तुलना में बहुत कम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड टीकाकरण का काम करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्य में वैक्सीन का आज पूर्वाभ्यास पूरी ईमानदारी से करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभ्यास से प्रदेश में वास्तविक टीकाकरण अभियान को बिना किसी बाधा और सुव्यवस्थित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी। एक रिपोर्ट। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि प्रदेश में कोरोना के संक्रमण का स्तर अब ठीक 6 महीने पहले के स्तर पर पहुंच गया है। प्रदेश में इस समय 12,505 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं और पिछले 24 घंटे में महज 714 नए मामले सामने आए हैं। राज्य में कोरोना से ठीक होने की दर 96.45% पहुंच गई है। राज्य सरकार ने आज से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन के ड्राई रन के लिए भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। ये ड्राई रन हर जिले में 6 स्थानों पर किया जाएगा, जिसमें से 3 शहरी और 3 ग्रामीण अंचल के स्थान होंगे। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि पहले चरण से ही कोरोना के टीकाकरण के मामले में केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए सभी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि कोविड की वैक्सीन के सुरक्षित भंडारण, कोल्ड चेन की उपलब्धता और बेहतर तरीके से वैक्सीन का परिवहन सुनिश्चित किया जाए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बिहार में पिछले 24 घंटों में 430 रोगी संक्रमण से मुक्त हुए, जबकि 344 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक 2,48,640 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। राज्य में संक्रमितों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। फिलहाल राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 4,219 रोगियों का उपचार चल रहा है। कोविड-19 के संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 97.78% हो गई है। ये राष्ट्रीय औसत से 1.59% अधिक है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा कि इसी के साथ राज्य में इन उपकरणों की संख्या बढ़कर 2,600 से अधिक हो गई। श्री पांडेय ने कहा कि हर जिले के शीत गृह प्रबंधकों को हरेक खंड के लिए प्रशिक्षित किया गया है। टीकाकरण अभियान के लिए 5 सदस्यों का दल होगा और अभी तक राज्य में 4,42,185 लोगों ने टीके के लिए पंजीकरण करवाया है। मध्य प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार सुधार आ रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में कल 857 कोरोना रोगी स्वस्थ हुए। प्रदेश के 37 जिलों में कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 से कम है। इनमें से 8 जिलों में कोविड का एक भी रोगी नहीं मिला है। अधिकतम कोविड पॉजिटिव मामले इंदौर और भोपाल में बने हुए हैं। प्रदेश में कल कोविड से 7 मरीजों की मृत्यु हुई है। कोविड से मरने वालों की कुल संख्या 3,648 है। इस बीच मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के सभी जिले वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं। कलेक्टर कमिश्नर के साथ वर्चुअल बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने निश्चय किया है कि वे कोविड का टीकाकरण सबसे पहले नहीं कराएंगे। सबसे पहले प्रायोरिटी समूह का टीकाकरण किया जाएगा। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में पिछले 24 घंटों के दौरान 698 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। राज्य स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 94.61% हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
गुजरात में कोविड-19 संक्रमण के अब तक 2,47,926 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,34,558 मरीज ठीक हो चुके हैं। कल 898 मरीजों के ठीक होने के साथ अस्पतालों से छुट्टी दी गई। राज्य में अब तक 98,58,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है। संक्रमण के सबसे अधिक 144 नए मामले कल अहमदाबाद में दर्ज हुए, जबकि सूरत में 124 मामले सामने आए। राज्य में इस वक्त 9,047 सक्रिय मामले हैं। कल राज्य में कोविड-19 से 3 मरीजों की मृत्यु हुई। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना के नमूनों की कल हुई जांच में 38 मामलों में ब्रिटेन के नए स्ट्रेन की पुष्टि हुई। संक्रमित नमूनों में जीनोम के परीक्षण का काम 10 प्रयोगशालाओं में किया जा रहा है। इन सभी संक्रमितों को राज्य सरकारों द्वारा नामित स्वास्थ्य देखभाल सुविधा केंद्रों में पृथकवास में रखा गया है। तमिलनाडु में ब्रिटेन से लौटे 3 और व्यक्तियों को ब्रिटेन के स्ट्रेन से संक्रमित पाया गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान को भेजे गए कुल 44 नमूनों में से 12 नमूनों के परिणाम मिले हैं, जिनमें से 4 व्यक्ति स्ट्रेन से संक्रमित पाए गए हैं और 8 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बाकी परिणामों की प्रतीक्षा की जा रही है। हमारे चेन्नई संवाददाता ने बताया है कि ब्रिटेन से आए यात्रियों में कोई लक्षण नहीं मिले हैं, फिर भी उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में क्वारंटीन किया गया है और उनके स्वास्थ्य पर नजर रखी जा रही है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए नया राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इसमें लोगों को हिदायत दी गई है कि वे कोरोना वायरस के नए और अधिक संक्रामक रूप से बचने के लिए अपने घरों में ही रहें। इसके चलते देश भर में स्कूल, होटल और गैर जरूरी दुकानें बंद रहेंगी। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और एस्ट्राजेनेका द्वारा मिलकर बनाई गई वैक्सीन की शुरुआत करने वाला पहला देश बनने पर सरकार की ओर से ब्रिटेन की सफलता की सराहना होने के बाद कुछ ही घंटों में लॉकडाउन लगाने की घोषणा की गई। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्राष्ट्रीय निर्णायक मंडल की घोषणा कर दी गई है। इसमें विश्व के जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशकों को शामिल किया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि निर्णायक मंडल के अध्यक्ष अर्जेंटीना के पाब्लो सीजर होंगे। मंडल में श्रीलंका के प्रसन्ना विथानगे, ऑस्ट्रिया के अबू बकर शौकी, भारत से प्रियदर्शन और बांग्लादेश से रुबाइयात हुसैन भी शामिल होंगे। पाब्लो सीजर अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता हैं और अफ्रीकी सिनेमा में उनका बड़ा योगदान है। फिल्म निर्माता प्रसन्ना विथानगे श्रीलंका की जानी मानी फिल्मी हस्ती हैं। ऑस्ट्रिया के अबू बकर शौकी लेखक और निर्देशक हैं, जबकि रुबाइयात हुसैन बांग्लादेश के फिल्म निर्देशक, लेखक और निर्माता हैं। प्रियदर्शन भारतीय फिल्म निर्देशक, पटकथा लेखक और निर्माता हैं। मध्य प्रदेश में बाल देखभाल संस्थाओं से बाहर निकलने वाले और 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके लड़कों और लड़कियों के लिए लॉन्च पैड योजना शुरू की जा रही है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि महिला और बाल विकास विभाग की इस योजना का उद्देश्य इन युवाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करना है जिसकी सहायता से वे अपनी पढ़ाई और प्रशिक्षण जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बन पाएंगे। लॉन्च पैड स्कीम में प्रदेश के 52 जिलों को 5 क्लस्टर में बांटा गया है। 5 संभागीय मुख्यालय इंदौर, सागर, ग्वालियर, जबलपुर तथा भोपाल में प्रारंभ किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार के इस नवाचार को केंद्र सरकार की स्वीकृति भी प्राप्त हो गई है और इसका क्रियान्वयन चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत बाल गृहों के 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके 6 से 8 युवाओं के समूह को कॉफी शॉप, स्टेशनरी, फोटोकॉपी, कंप्यूटर टाइपिंग, डीटीपी कार्य, नोटरी जैसे काम करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रत्येक लॉन्च पैड की स्थापना के लिए 6 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। यह लॉन्च पैड अशासकीय संस्थाओं के माध्यम से संचालित होंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि विपक्षी दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए देश का विरोध करना शुरू कर दिया है। श्री नड्डा 2 दिवसीय गुजरात यात्रा के दौरान गांधीनगर में संसद सदस्यों, विधायकों, गुजरात भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों को संबोधित कर रहे थे। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद आयोजित हुए पहले चुनाव में भाजपा जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। उन्होंने कहा कि पार्टी के मजबूत नेतृत्व पर जनता के विश्वास का प्रतीक है, जिसके कारण देश भर में आयोजित हुए चुनावों में विजय मिली है।
भारत और एशियाई विकास बैंक ने कर्नाटक के बेंगलुरु शहर में बिजली वितरण प्रणाली के नवीकरण के लिए $10 करोड़ के ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरु स्मार्ट ऊर्जा कारगर बिजली वितरण परियोजना के समझौते पर वित्त मंत्रालय के अपर सचिव डॉक्टर CS महापात्रा और बैंक के भारत में प्रभारी श्री हो यू जियोंग ने हस्ताक्षर किए। वित्त मंत्रालय ने वक्तव्य में कहा है कि $10 करोड़ के सरकारी ऋण के अलावा बैंक ने बिना किसी सरकारी गारंटी के $9 करोड़ का ऋण इस परियोजना के लिए कर्नाटक में बेंगलुरु बिजली आपूर्ति कंपनी लिमिटेड बेस्कॉम को दिया है। ऋण समझौते पर हस्ताक्षर के बाद डॉक्टर महापात्रा ने कहा कि ओवरहेड वितरण लाइनों को अंडरग्राउंड केबल में परिवर्तित करने से ऊर्जा कारगर वितरण नेटवर्क बनाने, तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान कम करने और प्राकृतिक आपदाओं के कारण बिजली में न्यूनतम रुकावट हासिल करने में मदद मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी पर भी उपलब्ध हैं। सिद्धार्थ, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या खास है। मुकेश, अगर आज के समाचार पत्रों पर एक नजर डालें तो प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन में कोरोना का टीका विकसित करने के लिए वैज्ञानिकों की सराहना की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री का बयान देते हुए लिखा है, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान के लिए देश तैयार। अमर उजाला के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा, देश को वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों के योगदान पर गर्व। राष्ट्रीय सहारा की सुर्खी है, गुणवत्ता से निर्धारित होगी ताकत। पंजाब केसरी के अनुसार दुनिया के हर कोने में भारतीय उत्पादों के उपभोक्ता का दिल जीतना होगा। हिन्दुस्तान ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का बयान देते हुए लिखा है, टीका उपलब्ध होना विज्ञान की बड़ी छलांग। वैक्सीन पर बहस शीर्षक से हिन्दुस्तान लिखता है, भारत बायोटेक ने कहा, कोवैक्सीन पर सियासत गलत, ये 200% सुरक्षित। पत्र के अनुसार टीका मंजूर होने के साथ ही पड़ोसी देशों में भी तैयारी। भारत से जल्द टीका चाहते हैं पड़ोसी देश। बांग्लादेश और नेपाल को टीका मिलने का पूरा भरोसा। अमर उजाला का कहना है, सरकार को 300 और निजी क्षेत्र की ₹600 में मिलेगा टीका। पत्र के अनुसार एक माह में एस्ट्राजेनेका की 10 करोड़ खुराक तैयार होगी। राष्ट्रीय सहारा ने लिखा है, टीके की मंजूरी से झूमा बाजार, सेंसेक्स 48,000 के पार। केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत की खबर पर हिन्दुस्तान की सुर्खी है, बिगड़ी बात बनाने की अगली कोशिश 8 को। दैनिक जागरण लिखता है, किसान संगठनों के अड़ियल रुख के चलते बेनतीजा रही 7वें दौर की वार्ता। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बेनामी संपत्ति मामले में वाड्रा से 9 घंटे पूछताछ। ब्रिटेन में अघोषित संपत्ति के आरोपों की चल रही है जांच। पत्र ने जी समूह, लार्सन एंड टुब्रो के कार्यालयों पर छापे की खबर भी प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, पाक से गैर नाटो सहयोगी का दर्जा छीन सकता है अमेरिका। पत्र के अनुसार प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिक सांसद ने पेश किया बिल। 2004 में गैर नाटो सहयोगियों के तौर पर नामित हुआ था पाकिस्तान। राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है, सरकार की समुद्री विमान सेवा शुरू करने की तैयारी। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में चलेंगे समुद्री विमान। गुवाहाटी में रिवर फ्रंट और दिल्ली में यमुना रिवर फ्रंट में भी चलेंगे विमान। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिन में 11 बजे कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का लोकार्पण करेंगे। सरकार और किसान संगठनों का शुक्रवार को अगले दौर की बातचीत का फैसला। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.19% हुई। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने देश में कोरोना वायरस के नए रूप पर नियंत्रण के लिए फिर लॉकडाउन लगाया और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के निर्णायक मंडल की घोषणा। अर्जेंटीना के जाने माने फिल्म निर्माता पाब्लो सीजर अध्यक्ष होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।